आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। तो कुछ डायग्राम हमने बना दिया है और आगे अभी बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो आइए आप लोग भी ब्लॉक डायग्राम बनाइए। टरबाइन में जब हमारी सुपर हीटेड ये स्टीम जाएगी आगे, तो फिर ये बाहर निकलेगी टरबाइन से। इसे हम लोग टरबाइन से बाहर निकाल रहे हैं और इसे डाल रहे हैं कंडेंसर में। किस में डालेंगे? हाँ, कंडेंसर में। कंडेंसर से जो कंडेंस होकर निकलेगी यानी द्रव बनकर निकलेगी, उसे पंप खींचेगा। ये पंप हमने लगा दिया। और इस जल को ये भेज देगा इकोनोमाइजर में। कहाँ भेज देगा? हाँ, इकोनोमाइजर में। ये जल चला गया हम लोगों का इकोनोमाइजर। अब कंडेंसर में जो शीतक जल था वो गर्म हो जाएगा और वो आ जाएगा। यहाँ से आपकी स्टीम आ रही है और यहाँ से बन गया जल। क्या बन गया? जल। ये बन गया कंडेंसर में कंडेंस होकर, और फिर यहाँ से हम लोग निकालेंगे और ले जाएंगे कूलिंग टावर में। कहाँ ले जाएंगे? कूलिंग टावर में। फिर कूलिंग टावर से एक पंप लगाएंगे। ये हो गया पंप। फिर आगे भी एक पंप लगाएंगे। पुनः इस पंप से जो जल जाएगा उसे कंडेंसर में डाल देंगे, शीतल जल। ये कौन सा जल रहेगा? शीतल जल। और इस पंप का संबंध डॉटेड लाइन से कर दिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर ये हमारा नदी या जल है। यहाँ से कर दिया। ये रिवर आर कैनाल। फिर हम लोग आगे आते हैं। अल्टरनेटर हमारा ये देगा
ये क्या देगा, 11 kV देगा, 11 kV पर जनन करेगा और 50 हर्ट्ज पर, कितने पर? फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर 11 kV पर यानी 11,000 वोल्ट पर ये जनन करेगा AC का। फिर इसको ट्रांसफार्मर में डालकर और स्टेप अप कर लेंगे, फिर ट्रांसफार्मर से डाल देंगे इसे हम लोग चलिए फिर चला जाएगा यहाँ से चला जाएगा बस बार को, ये हो गया आपका RYB, तीनों फेज हो गए और ये क्या हो गए, इसको कहेंगे बस बार। फिर यहाँ से सप्लाई आपकी चली जाएगी ट्रांसमिशन के लिए, पारेषण के लिए। अब यहाँ से सप्लाई चली जाएगी टावर में, ये चली गई टावर में। पारेषण हो रहा है यहाँ से, पारेषण अथवा ट्रांसमिशन अब टावर के माध्यम से अन्य शहरों को चली जाएगी, भेजी जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों का ताप शक्ति संयंत्र का पूरा आप देख रहे हैं। और ये ताप शक्ति संयंत्र हमारा रैकिन साइकिल पर काम करता है। बहुत पूछता है किस साइकिल पर ये काम करता है? हाँ, रैकिन चक्र पर। ये रैकिन चक्र पर काम करता है हमारा ताप शक्ति संयंत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। मेन पहले क्या है, हमारा बॉयलर है जो कुकर जैसा एक छोटा बर्तन है आपका कुकर, उसी का अगर बड़ा रूप ले लिया जाए तो हमारा बॉयलर। बॉयलर को हम लोग कहते हैं स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये स्टीम जनित्र है या जनरेटर है। स्टीम जनरेटर दो प्रकार के हैं। पहला है फायर ट्यूब और दूसरा है वाटर ट्यूब। ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। जैसे बेटा ये बॉयलर हमने ले लिया, कुकर का एक बड़ा बर्तन ले लिया जैसे माइल्ड स्टील का। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि गदर फिल्म में आप लोग देखे होंगे कि हीरो कोयला झोंक रहा, ट्रेन के इंजन में कोयला झोंक रहा। वो इंजन क्या है? बॉयलर है। ऐसे ही शोले में झोंका जा रहा। तो वो बॉयलर हम लोग जो है यहाँ पर वर्टिकल लगाते हैं ताकि स्पेस हमारा बच जाए, और ट्रेन में खड़ा नहीं कर सकते। खड़ा करेंगे तो ऊपर तार वगैरह अगर कुछ गया है तो उसमें बजेगा, या कहीं टनल है उसमें से इंजन पास हो रहा है तो उसमें बजेगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर क्या करते हैं, उसको अब बॉयलर को खड़ा न करके बॉयलर को पट कर देते हैं और भट्ठी वाला पोर्शन अपने तरफ कर देते हैं
और उसमें जो हम लोग भट्ठी में कोयले को डाल रहे हैं, वो बेलचे द्वारा डाल रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं बॉयलर की भट्ठी में। तो हमारा बॉयलर क्या करता है, उस कोयले की मेन ईंधन उनका कोयला। वैसे तो आप जो है ईंधन के रूप में कोयला ठोस है, उसके बाद द्रव में आपका डीजल पेट्रोल है, और गैस में आपकी जो है सीएनजी भी है, एसिटिलीन भी है, और आपकी एलपीजी भी है। ये सारी गैसें हैं, तो वो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम लोग इन गैसों का प्रयोग करेंगे उसे गैस पावर प्लांट कहेंगे। फिलहाल हम लोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इन तीनों प्रकार के ठोस प्रकार का और द्रव प्रकार का और गैस प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं। जनरली बेटा जिससे हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं या ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ईंधन बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। और ये तीन प्रकार के हो जाएंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बॉयलर में हम लोग बेसिकली जो है हम लोग केवल जो है ज़्यादातर कौन सा कोल प्रयोग करते हैं, पल्वराइज्ड कोल, चूर्णित कोयला। तो इसका जो मेन ईंधन है वो है चूर्णित कोयला। मेन इसका ईंधन या फ्यूल जो है वो कौन सा कोयला है, हाँ, चूर्णित कोयले को हम लोग जो है चूर्णित कोयले को क्या कहते हैं, पल्वराइज्ड कोल। पल्वराइज्ड कोल मतलब चूर्णित कोयला, और पल्वराइज्ड करने के लिए, इसे पीसने के लिए हम लोग बाल मिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाँ, बाल मिल का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है ना। बाल माने गेंद होता है, उसमें गेंद हैवी लोहे की लगी रहती हैं और वो टकराती हैं, तो जो उनके बीच में एक ड्रम में अगर आपने तमाम ऐसे लोहे के भारी भरकम गेंदें भर दिया और उस ड्रम को घुमाना शुरू करेंगे और उसमें अगर कोयला भर दिए हैं, तो वो जो है कोयले के साथ वो जो है आपका लोहे का बॉल टकराएगा और जो उनके चपेट में आ जाएगा वो कोयला फूट जाएगा, चूरा बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है 10 मिनट घुमाने के बाद ड्रम को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसे चूर्णित करते हैं, और चूर्णित करने से आप लोगों को लिखाया गया कि अच्छी दहन होती है, अच्छी ऊष्मा मिलती है। अच्छी ऊष्मा मिलेगी, देर तक ऊष्मा मिलेगी, तो हमारा ईंधन की खपत कम हो जाएगी और हमारे जो है बॉयलर की दक्षता बढ़ेगी। भाई जल्दी गर्म होगा तो जल्दी भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो बॉयलर है क्या, तो बॉयलर की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कुकर जैसा एक बड़ा सा बर्तन है, और वहाँ पर जो हमारा जो है, जैसे कुकर में आपका जो है विसिल है, एक तरह से वो सेफ्टी वाल्व है, वो अगर नहीं खुलती है, नहीं ऊपर उठती है, तो हम लोगों का कुकर दब जाता है, क्योंकि स्टीम का प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि अपने आप जो है वो उतनी मोटी चद्दर को फाड़ देता है, और उसके बाद भी जो है छत वगैरह डैमेज कर देता है, और साथ में अगल बगल जितने लोग हैं सब लोग घायल हो जाते हैं। क्योंकि वो जब कुकर की चद्दर फटती है तो वो जैसे बम ब्लास्ट हो उससे भी खतरनाक होती है। वो सारे आपके कुकर के बर्तन जो है ना, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, किसी का गला काट रहा है, किसी का हाथ काट रहा है, जहाँ वो पड़ेगा वो काट देगा, इतना फोर्स रहता है। चद्दर जो है उसकी अगर टकरा गई तो उसको जो है छत भी तोड़ देती है। तो अब वो छोटे से बर्तन में इतनी जो है माने वाष्प में ताकत है, इतनी एनर्जी है, तो जब उसी को हम लोग बड़े बर्तन में स्टीम को जब तैयार करेंगे, कुकर का एक बड़ा बर्तन जिसकी की ऊंचाई जो है 5 मीटर ले लें, 20 मीटर ले लें ऊंचाई, और उसमें पानी भरकर, जिसका कि डाया बहुत दूर तक हो, और उसमें नीचे कोयला झोंकें और उससे ऊष्मा उत्पन्न करके और पानी को हम लोग भाप में बदलें, तो उसी को हम लोग कहते हैं बॉयलर। बॉयलर क्या है, कोयले की ऊष्मा ऊर्जा को लेकर पानी को स्टीम में बदलता है, इसलिए उसे कहते हैं स्टीम जनरेटर, बॉयलर। अब दूसरी की बात यह है कि जब आपका बॉयलिंग क्रिया होती है तो अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है, यानी द्रव हमारा जो है गैस में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। इसी को कहेंगे अवस्था परिवर्तन। अगर लोहे को हम लोग ज़्यादा ऊष्मा दे देंगे, 1535 डिग्री लोहे का मेल्टिंग पॉइंट है,
तो उस पर जो है लोहा पिघलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा, यानी ठोस से वो लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा, तो उसे कहेंगे अवस्था परिवर्तन। तो यानी बेटा बॉयलिंग के भी समय और मेल्टिंग के समय अवस्था परिवर्तन होता है, और दोनों समय जो है ताप और दाब स्थिर हो जाता है। जैसे पानी जब उबलता है यहाँ पर तो 100 डिग्री पर हमारा ताप स्थिर हो जाता है, उसके बाद ताप नहीं बढ़ता जब तक कि पूरा पानी आपका भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। कुछ लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, केवल डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इस तरह से जब बॉयलर में भी पानी बॉयल करेगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो उस समय स्थिर ताप हो जाएगा और स्थिर दाब हो जाएगा। अभी बात आप लोग ध्यान से सुनिए बेटा, क्योंकि पूछेगा कि भाप का बनना कैसे होता है, कहेगा स्थिर दाब पर और हाँ स्थिर दाब पर, तो वही वाला विकल्प सही है। तो जैसे आपके हम बता रहे थे कि जैसे कुकर में तमाम जो है सेफ्टी डिवाइस, एक व्हिसिल लगी है, उसके बाद भी आपका जो हैंडल होता है कुकर के ढक्कन का, उसके नीचे भी एक फ्यूजिबल प्लग दे देते हैं, ताकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो गल जाए। उसमें अमूमन हम लोग जो है भर देते हैं, क्या भरते हैं, रांगा, सोल्डर, वो जो है पिघल के छेद बन जाता है, और फिर जो है आप लोग देखे होंगे हेक्सागनल नट लगा रहता है, उसमें बीच में जो है वहीं भरा रहता है सोल्डर। तो वो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा 250-300 हो जाएगा तो वो पिघल जाता है वहाँ, तो वहाँ छेद बन जाता है, वहाँ से गैस निकल जाती है और हमारा कुकर सुरक्षित हो जाता है। तो वो काम हमारा बॉयलर में भी तमाम जो है इस टाइप की डिवाइसें लगी रहेंगी। ये बॉयलर बड़ा सा बर्तन हो गया बेलनाकार, और इस पर भी जो है आपका नीचे जो है ये भट्ठी बनी रहेगी। ये नीचे आप जो है यहाँ पर कोयला झोंकेंगे तो कोयले से जो है तमाम ऊष्मा निकलने लगेगी, ये लौ निकलने लगेगी और ये गर्म होने लगेगा। तो इसमें भरा हुआ पानी हमारा गर्म होने लगेगा और भाप में बदलने लगेगा, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर। अब इसी स्टीम को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और ले जाएंगे सुपर हीटर में। किस में ले जाएंगे? बॉयलर से स्टीम को निकालेंगे और ले जाएंगे सुपर हीटर में। तो यहाँ से ले जाएंगे, ये सुपर हीटर में ले जाएंगे, और बॉयलर से ही जो है एक तरह से आपकी जो फ्लू गैसें निकलेंगी उसे हम लोग ले जाएंगे इकोनोमाइजर में और सुपर हीटर में। ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी सुपर हीटर में। आपका यहाँ से स्टीम भी जाएगी, ये स्टीम भी गई, और यहाँ से जो है फ्लू गैसें भी गई। तो ये देखिए फ्लू गैस भी जा रही है और इधर से स्टीम भी जा रही है। कहने मतलब कि सुपर हीटर में कहीं अलग से ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि इसी जो है बॉयलर की ही दग्ध गैसों को लेकर वो जो है स्टीम को और उष्मित करता है। तो आपने लिखा कि सुपर हीटर जो है वो अगर 950 फ़ारेनहाइट पर, जिसका आप लोगों ने टेम्परेचर ज्ञात किया कि 550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें सुपर हीटर में जो ट्यूब लगेगी, पाइप लगेगी, वो पाइप जो है कार्बन इस्पात की होती है, और जो 1200 फ़ारेनहाइट पर जो काम करेगा, इस भाप को अति तप्त करेगा, वो जो है उसमें स्टील की, स्टेनलेस स्टील की ट्यूब लगती है इसमें सुपर हीटर में। तो वो क्या करेगा, जब वो उस पाइप में जो है आपकी स्टीम जा रही है, तो अभी जो स्टीम है, स्टीम मतलब भाप, भाप का मतलब यह है कि उसमें पानी का अंश मौजूद है, ठीक है। पानी का जब अंश मौजूद रहेगा तो वो जब टरबाइन की ब्लेड पर जाएगा तो वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, धुर्रा और बैरिंग धीरे धीरे नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण जाम होने लगेगा। इसलिए हम लोग टरबाइन पर जो स्टीम डालेंगे वो एकदम गैसीय रूप में डालेंगे, इतना उसको ज़्यादा गर्म कर देंगे, 900-1200 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देंगे, तो उसी को कहेंगे सुपर हीट कर रहे हैं, और ये काम करेगा सुपर हीटर। तो जब हम लोग इतना गर्म कर देंगे तो एकदम वो गैसीय फॉर्म में आ जाएगी, उसमें नमी की मात्रा एकदम समाप्त हो जाएगी, और फिर उस फॉर्म वाली सुपर हीटेड जो हमारी वाष्प है या वेपर है या स्टीम है, उसको फिर टरबाइन की ब्लेडों पर हम लोग डालते हैं।
तो ये हमारा जो बॉयलर दो प्रकार का है। एक तो जो है ऐसे हम लोग इसमें ट्यूब लगा दें, ऐसे तमाम ट्यूब लगा दें, ऐसे ट्यूब ऐसे लगा दिया, ऐसे ट्यूब लगा दिया। अब इस ट्यूब को जो है मान लीजिए कि ये आपकी ट्यूब है, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं बेटा। ये ट्यूब मान लीजिए ऐसे आई, ऐसे आई। तो ऐसे अगर ये ट्यूब है और इस ट्यूब में यदि पानी आप डाल रहे हैं, ये पानी इसमें सर्कुलेट हो रहा है, यदि वाटर सर्कुलेट हो रहा है, ये वाटर सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इसे कहेंगे वाटर ट्यूब। इसे क्या कहेंगे? वाटर ट्यूब है। और ये वाटर ट्यूब हो जाएगा। और जो यहाँ से आप जो है कोयला जला रहे हैं, उस कोयले की उष्मा जो है इसके चारों तरफ इसको घेरे रहेगी उष्मा, और इस ट्यूब में भरा हुआ पानी हमारा जो है स्टीम में बदलता रहेगा। तब उसे हम कहेंगे कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है ना? इकट्ठे बेटा ऐसा नहीं करते हैं कि पानी जो है उसमें 500 लीटर 1000 लीटर भर के और फिर गरमाना शुरू करें। ठीक है ना? तो ऐसा करने से थोड़ा जल्दी जो है पानी गर्म होता है, क्योंकि पानी अब जो है मात्रा उसकी कम हो गई और वो जो है ट्यूब गर्म होती है, जल्दी से जो है भाप में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये वाटर ट्यूब हो गया। अब अगर इसी जगह वाटर न डाल के हम लोग इसमें क्या करें, इससे निकलने वाली गर्म गैसों को डालें। गर्म गैसों को यानी फ्लू गैस को डालें। किसको डालें? हाँ, जब इसमें बेटा दग्ध गैसों को डालेंगे तो दग्ध गैसें अगर यहाँ पर सर्कुलेट करने लगें और इसके अंदर जो है वाटर भर दें, इसके अंदर क्या भर दें? हाँ, अब वाटर भर दें, तो जहाँ जहाँ से पाइप हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, वहाँ पानी की लेयर विभाजित होती जाती है। बोलिए ना भाई। अब इसके चारों तरफ पानी भर देंगे। अब जो पानी की लेयर जो है इन पाइपों के संपर्क में आएगी, वो तुरंत गर्म होकर भाप में कन्वर्ट होने लगती है। तो जब इसमें फ्लू गैसें इनमें दौड़ा देंगे तो उसे कहेंगे फायर ट्यूब बॉयलर। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से हमारा, अब इसमें भी सारे सेफ्टी डिवाइस लगे होंगे। ऊपर जो है स्टीम का प्रेशर देखने के लिए आपका जो है यहाँ प्रेशर गेज भी लगा रहेगा, वो प्रेशर बताएगा। उसके बाद आपका सेफ्टी वाल्व लगा रहेगा, वो बताएगा कि भाई प्रेशर इतने, वो सेट कर देंगे। प्रेशर रिलीफ वाल्व रहेगा, जैसे आपकी व्हिसिल भी जो है प्रेशर रिलीफ वाल्व है। एक उसका वज़न हम लोग, बड़ा कुकर रहेगा तो 100 ग्राम कर दिया, छोटा है तो 50 ग्राम कर दिया, तो ऐसे वेट उस पर डालते हैं। और जब हमारे स्टीम का प्रेशर उसको उठाने से ज़्यादा अंदर स्टोर हो जाता है कुकर में, तो वो जो है उसे उठाकर और बाहर निकल जाती है। तो एक तरह से व्हिसिल अलाउ करती है, वो सुरक्षा का काम करती है, सेफ्टी वाल्व है। अगर वो ना उठे, जाम हो जाए किसी कारण से, कुछ उसमें कण फंस गए या अन्न फंस गया, वो ऊपर नहीं उठ रही है, प्रेशर वो मार रही है स्टीम लेकिन ऊपर नहीं उठ रही है, तो फिर आवश्यकता से जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो कुकर फट जाएगा। वही से ये बॉयलर भी फट जाता है, कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। आप सुनते होंगे कि फला प्लांट में जो है बॉयलर फट गया और इतने लोग जो है मारे गए या इतने लोग ऐसे हो गए, घायल हो गए, इस टाइप से आप सुनते होंगे। ये तो बहुत बड़ा बर्तन है, ये तो जो है 10-5 मीटर के रेंज में कोई है तो उसको भी प्रभावित कर देगा। तो ये दोनों हो गया। अब इसी से जो स्टीम निकलेगी तो वो ये बॉयलर ये बना हुआ ब्लॉक में, और इस बॉयलर से जो फ्लू गैसें निकलेंगी वहीं जाएंगी सुपर हीटर में, और सुपर हीटर क्या करेगा, हाँ, यहाँ से जो बॉयलर से स्टीम को अभी हम लोग डायरेक्ट टरबाइन पर नहीं ले जाएंगे, इसे सुपर हीट कर लेंगे। ठीक, और जब सुपर हीट कर लेंगे 950 फ़ारेनहाइट या फिर 1200 फ़ारेनहाइट तक यहाँ पर गर्म करेंगे। और गर्म भी कैसे करेंगे, इसी बॉयलर की दग्ध गैसों से। ठीक है ना? अब सुपर हीटर में भी ऐसे ही ट्यूब लगी रहेंगी, ऐसे सुपर हीटर में भी ट्यूब लगी रहेंगी। एक ट्यूब से आपकी स्टीम घुसेगी, यहाँ से स्टीम मान लीजिए आपने डाला, और इसके चारों तरफ जो है ये फ्लू गैसें रहेंगी, ये फ्लू गैसें भरी रहेंगी ये चारों तरफ से, इनको गर्म करेंगी और ये जो है गर्म होके एकदम गैसीय फॉर्म में आ जाएंगी। इनकी जो है नमी एकदम
समाप्त हो जाएगी और फिर तब मेन वाल्व जितना आप चाहेंगे उस हिसाब से खोलेंगे। फिर वो सुपर हीटेड जो है स्टीम जाएगी टरबाइन में। टरबाइन क्या करेगी, अब नाचने लगेगी तो टरबाइन हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा देने लगेगी। जब टरबाइन नाचने लगेगी तो ये हो गया आपका कपलिंग। ये कौन सा हो गया, तो ये कपलिंग जो है द्वारा आप अल्टरनेटर को जोड़ दिए। अब अल्टरनेटर क्या करेगा, नाचने लगेगा और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से वैद्युत ऊर्जा का जनन करने लगेगा। फिर ये 11 kV और 50 हर्ट्ज पर देगा। फिर इस सप्लाई को हम लोग जो है ले जाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, क्योंकि 11 kV पर ट्रांसमिशन करना नहीं है हमें। ट्रांसमिशन बेटा 220 पर करना है, 400 पर करना है, 600 पर करना है, ऐसे करना है। तो फिर और भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर इसे हम आवश्यक वोल्टेज पर 32, 66 जो भी है उस पर कन्वर्ट करेंगे और फिर इसे ले जाएंगे। इधर एक आपका मेन स्विच लगा देंगे, अथवा इसे आप सर्किट ब्रेकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ। तो सर्किट ब्रेकर एक लगा दिया कि ज़रूरत पड़े तो हम लोग जो है वहाँ से सप्लाई ऑफ कर दें और फिर जो है बस बार में चला जाएगा। ये तीनों फेज आपका बस बार में चला गया। फिर वहाँ से जो है टावर जो है हम लोगों के देखते होंगे कि खेतों में इधर उधर टावर लगे रहते हैं, वहाँ से ट्रांसमिशन जो है हाई वोल्टेज पर जाएगा। हाई वोल्टेज पर जाने से क्या फ़ायदा है, आपको मालूम है कि लाइन लॉस कम हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर करेंगे। फिर उसके बाद जब टरबाइन में हमारी स्टीम अपना काम कर ली, अपनी ऊर्जा, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उसकी ब्लेडों को ट्रांसफ़र किया, जिससे जो है हमारे जो है टरबाइन का रनर घूमने लगेगा, नाचने लगेगा। उसके बाद हमारी टरबाइन ब्लेडों से टकरा कर टरबाइन के अंदर जो है स्टीम फैलने लगी, एक्सपेंड होने लगी। अभी तो आप नाजल से डालेंगे तो एकदम जो है जेट की तरह से जाएगी, बुलेट की तरह से जाएगी, टरबाइन पर टकराएगी। उसके बाद टकराने के बाद फिर गैस हमारी, हाँ, स्टीम गैस जो है फैलने लगेगी। तो टरबाइन के अंदर वो फैलेगी बेटा, लेकिन रहेगी अभी स्टीम में, पानी में नहीं कम, क्योंकि आपने उसे जो है सुपर हीट कर दिया। तो उसके बाद भी जो पाइपें ये दिख रही है, तो स्टीम तो ऐसे जाएगी नहीं, तो स्टीम जाएगी पाइप से। वो भी पाइप बहुत तगड़ी रहेगी, ऊपर से इंसुलेशन लगा रहेगा, फोम वगैरह का इंसुलेशन लगा देंगे ताकि वातावरण का प्रभाव न पड़े, नहीं तो ये जो है ठंडी हो जाएगी। तो वहाँ टरबाइन की ब्लेड पर जाने से पहले ही रास्ते में ही जो है ये, हाँ, कूल डाउन हो जाएगी और फिर इसमें नमी की मात्रा आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसलिए इसको ले जाएंगे पाइप द्वारा, फिर पाइप के मुंह पर नाजल लगा देंगे। नाजल जान ही रहे हैं कि जैसे पानी यहीं गिर रहा है, अभी थोड़ा सा आप पाइप का मुंह कम दबा दीजिए अंगूठे से, देखिए वहीं पानी बहुत तेज़ आगे जाता है। तो वो नाजल वहीं काम करता है, उसमें बारीक छिद्र रहता है, वो टरबाइन की ब्लेड पर डालेगा, बाई फोर्स डालेगा, जिससे टरबाइन घूमने लगेगी, हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगेगा। फिर उसके बाद वही हमारी स्टीम जो है, सुपर हीटेड स्टीम जो है अब इस टरबाइन से बाहर निकलेगी। तो ये स्टीम जो है आपकी बाहर निकल रही है, तीर बना हुआ, चली जाएगी कंडेंसर में। अब कंडेंसर क्या करेगा, ऐसे ही कंडेंस करेगा। यही सिस्टम वहाँ भी कंडेंसर में भी लगाएंगे। कंडेंसर में क्या करेंगे, ये स्टीम ऐसे डालेंगे और एक तरफ से इसमें हम लोग क्या भरेंगे, एक तरफ से, अब ये मान लीजिए कि आपका हो गया कंडेंसर, ये क्या हो गया, हाँ, ये कंडेंसर हो गया। इधर से स्टीम डालेंगे, ये वाली डाल रहे हैं, और इधर से आपका अब निकलेगा जल बन के, क्या बनेगा, हाँ, कूल डाउन होगा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें बेटा जो है हम लोग शीतक जल डालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हाँ, यहाँ से शीतक जल डालेंगे, शीतल जल, शीतल जल यहाँ से इसमें डालेंगे। और ये ऐसे ऐसे जल भरते हुए, जल भरते हुए, जल भरते हुए इधर से डालेंगे और इधर से निकाल देंगे। इधर से हॉट वाटर निकलेगा। कौन सा वाटर निकलेगा, हॉट वाटर निकलेगा। तो ये भी, इसका भी सिद्धांत सेम वैसे ही आपका कंडेंसर का भी, यानी कंडेंसर में स्टीम ये जो जा रही है वो ऐसे पाइप में गई, ऐसे ऐसे सर्कुलेट होती रहेगी, और प्लस शीतल जल हमारा जो है पंप जो है, ये पंप लगा,
ये देखिए पंप लगा है, ये पंप लगा है, ये पंप है, ये भी पंप है। ये पंप क्या करेगा कि इसमें शीतल जल भरेगा और शीतल जल ऐसे भरता जाएगा और इस स्टीम की ऊष्मा खींचेगा और वो खुद गर्म हो जाएगा और इसमें की स्टीम ठंडी होकर वो धीरे धीरे स्टीम से बन जाएगी जल। अब जब जल बन गई तो यहीं देखिए ये कंडेंसर से ये जल बन गई और उस जल को ये पंप अब जो उठाएगा और इकोनोमाइजर में भेज देगा। और इकोनोमाइजर क्या करेगा, अब सुपर हीटर से जो फ्लू गैस निकल रही है वो जा रही है इकोनोमाइजर में। कहाँ जा रही है? हाँ, ये मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, फ्लू गैस ये जा रही है ऊपर। तो सुपर हीटर में गई, सुपर हीटर से फ्लू गैस निकल गई, इकोनोमाइजर में चली गई। वहाँ पर जो ये पानी आपका कंडेंसर जो स्टीम हमारा जल में कन्वर्ट हुई है, उस जल को इस पंप ने उठाया और इकोनोमाइजर में भेज दिया। यही है आपका फीड वाटर, एक तरह से इसे क्या कहेंगे? हाँ, ये जो जल जा रहा है ये जल जो है बेटा है कौन सा वाटर? हाँ, ये फीड वाटर है, यहीं बॉयलर में भरा जा रहा है, तो इसे हम लोग फीड वाटर कहेंगे। तो ये फीड वाटर गया इकोनोमाइजर में और इकोनोमाइजर इन्हीं फ्लू गैसों के ताप से इस पानी को पहले ही गर्म कर देगा। तो वो गर्म जल अब इधर से निकल रहा, चला गया बॉयलर में और फिर बॉयलर में स्टीम बनेगा, फिर स्टीम चली जाएगी यहाँ टरबाइन में, फिर टरबाइन से आ जाएगी कंडेंसर में, फिर कंडेंसर से चला जाएगा इकोनोमाइजर में। यही क्रिया बार बार चलती रहेगी, इसी को रैकिन चक्र कहते हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद सुपर हीटर से चली जाएगी आपके एयर प्री हीटर में। हमारी फ्लू गैसें कहाँ चली जाएंगी? एयर प्री हीटर में। और ये जो है एयर ड्राफ्ट फैन है, ये फैन जो है इसमें हवा डालेगा, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। चाहे कोयला हम लोग जलावें, चाहे लकड़ी जलावें, चाहे तेल जलावें, चाहे मोमबत्ती जलावें, कुछ भी जलाएं तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसलिए हमें हवा भी देना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर ठंडी हवा आप डालेंगे तो दहन बढ़िया नहीं होगा। हवा में बेटा अगर नमी हो, जो हवा हम लोगों को टकराती है शरीर से, और आपको गर्मी में जो है बहुत ठंडे का एहसास होता है, तो आप कहते हैं कि कहीं बारिश हो रही है या बहुत ठंडी हवा आज चल रही है, तो उस हवा में नमी है, तब हमें वो ठंडा लग रहा है। और वहीं हवा में जब नमी नहीं रहती है, तो जब हमसे टकराती है तो हम लोग कहते हैं एकदम लू बरस रही है, बहुत गर्म हवा लग रही है। तो इस तरह से जब इसमें ठंडी हवा आप डालेंगे तो बढ़िया दहन नहीं होगा। इसलिए हमें कैसी हवा डालनी है? शुष्क, ड्राई और थोड़ा गर्म। तो वो हवा जो है, जो यहाँ से फैन देगा, उस हवा को एयर प्री हीटर पहले ही गर्म कर देगा, थोड़ा ताप उसका बढ़ा देगा, और फिर वो हॉट एयर यहाँ बॉयलर में जाएगी, बढ़िया दहन होगा। फिर उसके बाद यही फ्लू गैस जो है अब अपना यहाँ काम करने के बाद चली जाएगी चिमनी में। चिमनी को ऊंचाई पर रखेंगे ताकि बहुत ऊंचाई पर फ्लू गैसें वायुमंडल में विलीन हो जाएं, और वो जो है, क्योंकि नीचे जो है हम आप सभी प्राणी, मानव और जीव जंतु रह रहे हैं, तो सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर शुद्ध मिले, बढ़िया मिले, इसलिए जो है चिमनी हाइट वाली लगाएंगे। और चिमनी के लिए आपको बताया गया कि या तो या स्टील की बनाएंगे या फिर जो है फायर ब्रिक्स की बेलनाकार, जैसे भट्ठों पर बनाया जाता है। देखिए बहुत ऊंचाई पर। और इसमें नेचुरल ड्राफ्ट होता है। इसमें कौन सा ड्राफ्ट होता है? हाँ, प्राकृतिक नेचुरल ड्राफ्ट होता है। नेचुरल ड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतने ऊपर हवा का दाब कम है, तो हम लोगों को पहाड़ों पर सांस लेने में इसलिए दिक्कत होती है। माने कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको ज़मीन की ओर आना है, भाग के छत पर नहीं जाना। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो नीचे आना है। कहीं पर भी यदि कोई जहरीली गैस भी अगर आ गई है, उससे खतरा हो रहा है, तो हमको आपको जो है और नीचे जाना है, बल्कि भूमि धर्रा हो तो वहाँ जाना है, वहाँ और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, या गड्ढा है तो वहाँ जाना है, क्योंकि जो जहरीली गैसें हैं बेटा वो ऊपर की ओर उड़ेंगी। तो वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है धरातल पर है, यहीं पर है। तो हम लोगों को जो है बल्कि उतर के नीचे जाना है, छत पर नहीं भागना है।
तो ये उसी को हम कहेंगे बेटा कि सभी गैसें जो है ऊपर की ओर भागती हैं। इसीलिए आप देखिए ना, घरों में रोशनदान ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या खाना पका रहे हैं, जो हमारी गर्म गैसें निकल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो ऊपर उड़ती हैं और वो जो है बाहर निकलेंगे। नीचे लगा देंगे तो वो ऊपर उड़ के गई, अब ऊपर वहीं गौंजिया रही, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है, नीचे वो आ नहीं पाएगी क्योंकि नीचे ऑक्सीजन का प्रेशर है। तो इस तरह से हमारा जो है चिमनी जो है ऑलरेडी नेचुरल ड्राफ्ट करता है, ऊपर जो है वायुमंडलीय प्रेशर कम है और नीचे ज़्यादा, इसलिए अपने आप जो है धुआं आपका बाहर जो है निकलता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी रहेंगी, और प्लस जो है जो उसमें ऊष्मा है वो भी बाहर निकलती रहेगी, क्योंकि प्लांट की दक्षता तो कम है। सारी ऊष्मा जो है ऐसे हम लोग सदुपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है उसमें ऊष्मा है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो वो जो है सीधे चिमनी से ऊष्मा हमारी बाहर चली जाती है। तो इस तरह से जो हमारा बॉयलर है वो एक तरह से जो है स्टीम इंजन है, ठीक है ना, वो स्टीम से जो काम करे उसे हम लोग स्टीम इंजन भी बोलते हैं। तो स्टीम इंजन पहले चलता था, वो वहीं ट्रेन में लगता था, तो हम लोगों की ट्रेनें स्टीम इंजन से चलती थी। बाद में विकास हुआ तो फिर जो है डीजल इंजन से चलने लगी, फिर और विकास अब हो रहा है तो अब इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही हैं। अब उसके बाद तो ये आपकी वो आ गई। अब यहाँ पर जितना भी आपका कोयला जलेगा वो उस कोयले का राख निकालना ज़रूरी है। तो राख की ऐश लिखा हुआ, ऐश हैंडलिंग करेंगे, उसे इधर ले आएंगे और फिर उसे जो है ऐश पिट में या ऐश स्टोरेज जो जगह बनाए हैं वहाँ राख का नियंत्रण करेंगे, क्योंकि उड़ती है तो आपको गड्ढे में स्टोर करना होगा। फिर उसके बाद इसमें कोयला, तो कोयले के लिए चाहे आप ऊपर से ऐसे सर्किट बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, इसी पोर्शन को आप ऐसे है ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोल आप स्टोरेज करेंगे, मेन यही ईंधन है और इसका भंडारण होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी आपको जो है जैसे 2 दिन 1 हफ्ते का है, उससे पहले ही आपको जो है कोयला मंगा लेना, ठीक है ना। ऐन मौके पर मंगाना शुरू करेंगे तो मिलेगा नहीं, प्लांट बंद हो जाएगा, सब लोग चारों तरफ जो है अंधेरा फैल जाएगा, क्योंकि हम और आप जो है उसके हैबिचुअल हो गए। अब किसी के घर में न लालटेन मिलेगी न जल्दी इमरजेंसी लाइट मिलेगी, है ना। तो यहाँ से कोल को स्टोर करेंगे, फिर स्टोर करने के बाद स्टोकर के माध्यम से उसे हम लोग या तो मैनुअल हैंडलिंग करेंगे या मैकेनिकल हैंडलिंग करेंगे। तो मैकेनिकल में क्या है, हमारा सिस्टम जो है, मैकेनिकल सिस्टम जो है वो लाएगा अपने आप जो है और यहाँ बॉयलर में डालेगा, ठीक है ना। वो भी कौन, पल्वराइज्ड कोल। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हम लोग इधर की बात करते हैं। तो कंडेंसर में जब स्टीम का हमारा टरबाइन पर काम की अपना कार्य करने के बाद उसका एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, तो वो स्टीम जो है हम लोग डालेंगे कंडेंसर में और कंडेंसर जो है उसे द्रव में बदलेगा, जल में बदल देगा और उस जल को पंप उठाकर यहाँ इकोनोमाइजर में भेज देगा। अब अगली बात देखिए बेटा, जो इसे शीतल करने के लिए, इसे ठंडा करने के लिए, स्टीम को ठंडा करने के लिए जो शीतल जल इसमें डाल रहे हैं कंडेंसर में, वो जो है धीरे धीरे गर्म होगा। इसी की ऊष्मा, स्टीम की ऊष्मा लेकर वो गर्म होगा और गर्म जल यहाँ से बाहर निकलेगा। तो वो गर्म जल जो है अब आ जाएगा यहाँ पर कूलिंग टावर में। वो कहाँ आएगा, हाँ, ये गर्म जल कहाँ आएगा, कूलिंग टावर में आएगा। हम लोग जो है बड़ा बड़ा कूलिंग टावर बनाते हैं, जैसे आप देखते होंगे तिराहे चौराहे पर फव्वारा बना दिया है छोटा छोटा, और उसको एक जो है नीचे जो है थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि पानी इसी में गिरे, कहीं वेस्ट ना हो, और पंप फिर उसी पानी को उठाता फिर फुहारे के रूप में गिराता है। तो हम लोग उसके गर्मी के दिनों में उसके किनारे किनारे खड़े हो जाते हैं तो बहुत ठंडा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और कुछ दूर तक 10-5 मीटर के उसके सराउंडिंग में आपको जो है हाँ टेम्परेचर जो है डाउन मिलेगा। तो ऐसे ही क्यों, तो ऐसे ही यहाँ वहाँ पर भी, यहाँ पर छोटा लगाते हैं, वहाँ पर बहुत ऊंचा लगा देंगे
और बहुत ऊंचाई से टुल्लू से ये गर्म पानी को, जो यहाँ से हॉट वाटर गिर रहा है, जो इससे कंडेंसर से अब हॉट वाटर आएगा, उस हॉट वाटर को कूलिंग टावर में ले जाएंगे। तो वहाँ पर बड़े टावर लगाते हैं थर्मल पावर प्लांटों में, और बहुत दूर में लगाएंगे, और नीचे ट्रे उसका बना देंगे, चारों तरफ से उसको घेर देंगे ताकि पानी जो कहीं बहने न पावे। तो ऊंचाई से जब पानी को फुहारे के रूप में गिराएंगे, फुहारे के रूप में गिराएंगे, तो वो क्या होगा, वो पानी जो है ऊपर से आते आते हवा का झोंका भी टकरा रहा है, प्राकृतिक एयर चल रही है, तो वो ठंडा होकर नीचे गिरता है और फिर उस पानी को टुल्लू पंप उठाता है। तो अब यहाँ से जो कूलिंग टावर में आया और ये पानी आपका कैसा हो गया, अब ये ठंडा पानी हो गया। कौन हो गया, शीतल जल बन गया। ये कौन सा बन गया, शीतल जल बन गया। अब यहाँ जो ज़मीन पर आपका शीतल जल पड़ा हुआ, उसे टुल्लू पंप फिर उठाएगा और फिर जो है कंडेंसर में शीतल जल डाल देगा, और फिर ये गर्म होगा, फिर गर्म होकर कूलिंग टावर में जाएगा, फिर ठंडा होकर, ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। ये बार बार जो है ठंडा करेगा, उसकी गर्मी लेकर स्वयं जो है अपने गर्म जल में कन्वर्ट होगा, और फिर कूलिंग टावर में जाकर वो शीतल जल बनेगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रिवर और कैनाल से भी पानी को खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था है। और बकिया इधर का सब आप समझ लिए, इधर का सब समझ लिए। तो इस तरह से हमारा जो है ताप शक्ति संयंत्र अथवा थर्मल पावर प्लांट कार्य करता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। अब उसके बाद रैकिन चक्र भी हम लोग समझा देते हैं। रैकिन चक्र में क्या है, एक पीवी आरेख बना देंगे, प्रेशर और वॉल्यूम। तो चलिए, प्रेशर और वॉल्यूम में ऐसे जो है रैकिन चक्र हम लोग, या रैकिन साइकिल कहेंगे, रैकिन चक्र पर ये काम करते हैं। ये भी देख लीजिए, ये है आपका प्रेशर। प्रेशर जो है को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, दाब। और इधर आयतन भी, इधर क्या, आयतन। इसी रैकिन चक्र वाले को कहेंगे पीवी आरेख। क्या कहेंगे, पीवी आरेख। तो ये जो हम लोग पीवी आरेख बनाते हैं, इसमें यहाँ पर जो है बिंदु 1 लेते हैं और इसे कहेंगे P1। यहाँ पर प्रेशर P1 हाई है, जैसे यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर प्रेशर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर मान लीजिए 4 या 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर जो है 50 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 70 हो गया, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 90 हो गया। वैसे जो स्टीम हमारी बनती है वो 170 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर सामान्यतः आप हाई भी कर सकते हैं। जितना हमारे स्टीम का प्रेशर हाई रहेगा और जितने वो सुपर हीटेड होगी और उसका प्रेशर जितने हाई होगा, उतने जो है हमारे प्लांट की दक्षता भी अच्छी होगी। तो इस तरह से ये प्रेशर यहाँ पर हो गया P1, यहाँ पर कितना प्रेशर मान लिया, हाई वाले को P1 मान लिया, और इधर जो है इसको हम लोग मान लेते हैं P2। क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं, P2 वाला कम है। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा चक्र ऐसे बनता है बेटा। ये हुआ 1 नंबर और ये हुआ आपका 2 नंबर। यहाँ से अब गैस का प्रसार होगा, स्टीम का प्रसार होगा। तो स्टीम का प्रसार हमारा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है भाई। फिर यहाँ बिंदु 3 आ जाता है, यहाँ बिंदु 3, और फिर ये यहाँ ऐसे आ गया, ऐसे हो गया। फिर यहाँ बिंदु आ जाता है 4,
फिर ये जो है ऐसे हो जाता है। तो ये ऐसे चला, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से फिर ऐसे आया और यहाँ से ऐसे चला। यही है रैकिन चक्र का पीवी आरेख। ठीक, 1 2 3 4 1 2 पहला प्रोसेस, इसका जो है पहला प्रोसेस, अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसका रैकिन चक्र का अगर फर्स्ट प्रोसेस देखें बेटा, पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस आपका है 1-2, क्या है 1-2 है। 1-2 बता रहा है कि बॉयलर में जो स्टीम बन रही है वह जो है स्थिर ताप और स्थिर दाब पर बन। देखिए ना, प्रेशर अगर यहाँ 90 है तो 90 ही जा रहा है भाई, ऊपर जाएगा तब ना 91-92 होगा, ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा। तो 1-2 क्या बता रहा है कि इस बॉयलर में जो स्टीम का निर्माण हो रहा है वह स्थिर प्रेशर व स्थिर ताप पर हो रहा है। अभी आपने पढ़ा कि जब कोई चीज़ बॉयल होने लगती है, भाप में कन्वर्ट होने लगेगा, तो हमारा ताप और दाब दोनों स्थिर हो जाता है। तो ये जो है 1 और 2 लाइन ये बता रही है, क्या बता रही है कि बॉयलर में स्टीम का जनरेशन का उत्पादन बेटा, या जनरेशन जो भी लिख लें, स्थिर दाब व स्थिर ताप पर हो रहा है। ठीक, दूसर का प्रोसेस क्या बता रहा है, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस क्या बता रहा है, सेकेंड प्रोसेस है आपका 2-3 सेकेंड प्रोसेस। अब यहाँ पर ये जो स्टीम का ये प्रसार कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 2-3, ये स्टीम का स्टीम एक्सपेंशन हो रहा है, स्टीम एक्सपेंशन, EXPANSION, और ये हो रहा है एडियाबैटिक। कैसा, रुद्धोष्म जिसको कहते हैं, एडियाबैटिक या रुद्धोष्म स्टीम एक्सपेंशन हो रहा है। रुद्धोष्म क्या है कि जब अंदर की ऊष्मा बाहर न जाने पावे और न बाहर से ऊष्मा अंदर आने पावे। जैसे हम लोग इसको ऐसे मानते हैं कि हमारा इंजन का सिलेंडर और पिस्टन है, वो भी एकदम एयर टाइट होता है। उसमें जब पेट्रोल या डीजल जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो न तो सिलेंडर से बाहर जाती है, क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन एकदम एयर टाइट होते हैं। अगर पिस्टन में थोड़ा भी खराबी हो गई तो लीकेज होने लगेगा, तो आपका सिरिंज खींचेंगे जैसे जस्ट लाइक सिरिंज, तो दवा नहीं आएगी, या पिचकारी को खींचेंगे तो उसमें रंग नहीं भरेगा। और जब वो एयर टाइट रहेगा तो आगे से जब हम लोग खींचते हैं पीछे की ओर बेटा, तो आगे वैक्यूम बनता जाता है, इसलिए पानी, बाल्टी का पानी जो है या रंग उसमें भर जाता है, या दवा अपने आप भर जाती है, वैक्यूम हो जाएगा, बाहर वायुमंडलीय प्रेशर 1 kg/cm² का, इसलिए दवा अपने आप जो है सिरिंज में आने लगती है। तो वो एयर टाइट होने की वजह से उसमें भी जो हमारा फ्यूल का दहन होता है वो स्थिर माने एडियाबैटिक होता है, और वहाँ पर भी जो प्रसार होता है वो एडियाबैटिक होता है। उसमें भी न तो अंदर की ऊष्मा सिलेंडर से बाहर जाती है और न बाहर से ऊष्मा सिलेंडर के अंदर आती है। वैसे ये भी जो हमारा टरबाइन पर, इस टरबाइन भी हमारी एयर टाइट है अगर, तो टरबाइन में जो स्टीम हमारा काम किया उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करवाया, उसके बाद जो स्टीम अब फैलेगी तो उसका जो प्रसार होगा
और वो जो स्टीम कंडेंसर में आएगी, प्रसार होकर कंडेंसर में आएगी, तो वो उस स्टीम का प्रसार ये 2 और 3 से दिखाया गया है। और ये कैसा प्रसार हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, न तो अब उष्मा इसकी बाहर जा रही है, न बाहर से उष्मा अंदर आ रही है। फिर कंडेंसर की भी बात आपको बताया कि वो अभी स्टीम जो है देखिए इस पाइपों में घूमेगी और वहाँ पर शीतल जल जो है हाँ उसे ठंडा करके जल में बदलेगा, और ये जल निकल रहा है यहाँ और इसे जो है पंप इकोनोमाइजर में ले जा रहा है। तो अब ये कंडेंसर से निकलेगी तो ये कंडेंसर में जल में कन्वर्ट होगी, तो उसको 2 और 3 से बता रहा है। क्लियर हो गया? तीसरा प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस क्या है आपका? 3-4 है, 3-4 है। 3-4 क्या बता रहा है? 3-4 ये बता रहा है कि जो हमारी स्टीम का फैलाव हुआ वो 3 पर आने पर बेटा, बिंदु 3 पर उसका प्रेशर एकदम कम हो गया। बोलिए ना, प्रेशर देखिए ना, लगभग जो वायुमंडलीय प्रेशर मान लीजिए हो गया, तो प्रेशर भी बहुत घट जाएगा। जब किसी चीज़ को फैलाएंगे तो उसका दाब कम हो जाएगा। जैसे आप ऐसे ही समझिए कि जो हवा बेटा आपके साइकिल के ट्यूब को दगा देती है, तो ट्यूब का आयतन कम है। उसी हवा को यदि आप जो है ट्रक के टायर में ट्यूब में डाल दीजिए तो उसका आयतन ज़्यादा, बड़ा टायर है उसका, तो उस हवा का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई, तनको प्रेशर नहीं आएगा। तो जब हम लोग आयतन बढ़ा देते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। और ऐसे ही हम ही लोगों को देखिए ना भाई, छोटी जगह में आप सामान ज़्यादा भर के रखेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बर्तन फट सकता है, बोरा फट सकता है, और अगर उसमें कम सामान डालेंगे तो जो है आराम से रहेगा। ऐसे हमें आपको भी कम जगह में अगर बैठा दिया जाए तो गर्मी लगने लगेगी, और अगर हमें बड़े जगह में, खुले जगह में बैठा दिया जाए तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयतन हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो वही बात है। तो यहाँ पर जो है अब जब फैल गई तो इसका जो है प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर लगभग जो है वायुमंडलीय प्रेशर मान लीजिए आ गया, और इसका साथ में टेम्परेचर भी गिर जाएगा। जैसे गर्म दूध ही है, गर्म चाय, उसको फैला दीजिए, देखिए बहुत तेज़ी से ठंडी होती है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो वैसे वो स्टीम जो 1200 पर फ़ारेनहाइट पर गर्म थी, अब उसका जो है ये 3 बिंदु ये बता रहा है कि यहाँ पर आने पर जो है उसका प्रेशर भी गिर गया और टेम्परेचर भी कम। ठीक है ना? तो इस तरह से ये 3 से 4 ये बता रहा है कि एक तरह से बेटा स्थिर ताप, स्थिर दाब और समताप पर वो पानी जो है पुनः अभी पानी में बदल जाएगा, और इस जल को पुनः जो है ये 3 और 4 बता रहा है। क्या बता रहा है? 3 और 4 बता रहा है कि टरबाइन से जो बेटा हमारी गैस रूपी स्टीम प्रसारित हुई, फैला हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो फैलने के बाद उसका ताप और दाब दोनों कम हो जाएगा, और जब ताप और दाब दोनों कम हो जाएगा तो वो जो है स्टीम अब धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना? तो 3 और 4 ये बता रहा है कि निम्न दाब, निम्न स्थिर दाब, निम्न स्थिर दाब व समताप। पर बेटा स्टीम क्या हुई? जल में परिवर्तित हो गई। और फिर जो है उस जल को, उसी शीतल जल को या जल को अब हमारा पंप पुनः जो है इकोनोमाइजर होगा तो इकोनोमाइजर में भेजेगा, और नहीं होगा तो डायरेक्ट जो है बॉयलर में भेज देगा।
तो यही बॉयलर 1 और 2 से जो है स्टीम बना रहा है। तो अब ये जल जो है 4 से 1 वाला जो लाइन दिखा रहा है वो अगला प्रोसेस जो है 4th प्रोसेस बता रहा है, वो है 4-1। 4-1 ये क्या बता रहा है कि अब इस जल को पंप द्वारा, यहाँ 4 से पंप द्वारा उठाकर और पुनः बॉयलर में डाल दिया गया। ठीक है ना। जल को पंप द्वारा पुनः बॉयलर में डाल दिया गया। जिसे आरेख में बेटा, आरेख में 4-1 से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं, इसी को अगर हम लोग जो है ऐसे समझें तो ऐसे जो है, देखिए ना, ये आपका बॉयलर है, मान लीजिए क्या है, ये बॉयलर है। बॉयलर से आपकी स्टीम निकली और ये कहाँ चली गई, सुपर हीटर में। और सुपर हीटर नहीं है तो कोई बातें नहीं, बोलिए भाई। ये आपकी स्टीम बेटा, ऐसे ये स्टीम चल रही है, ये स्टीम आई किस में, मान ली तो यहाँ सुपर हीटर लगा दिया, एसपी लिख दिया, यानी सुपर हीटर। सुपर हीटर से निकली तो आ गई टरबाइन में, किस में आ गई, हाँ ये आ गई टरबाइन में, प्राथमिक चालक में। टरबाइन से निकली तो आ गई कंडेंसर में, कहाँ आ गई, हाँ कंडेंसर में आ गई। कंडेंसर से पंप निकाला, ये पंप खींचा और पुनः बॉयलर में डाल दिया। तो यही चक्र बनाया गया। यही जो है, जो बॉयलर वाली स्टीम बन रही है वो 1 और 2 लाइन बता रही है। फिर वहाँ से स्टीम निकली बेटा, चली गई टरबाइन में। टरबाइन में अपना काम किया, फिर वहाँ उसका फैलाव होगा तो उसे 2 और 3 बता रहा है। फिर टरबाइन से निकलेगी कंडेंसर में, कंडेंसर से निकलेगा तो ये स्टीम जल में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। उस जल को खींचेगा तो वो 3 और 4 से बता रहा है। और फिर जो है अब पंप इस जल को खींचकर बॉयलर में भेजेगा तो वो जो है 4-1 से व्यक्त किया गया है। तो यही है, यही चक्र आप जो यहाँ पर ग्राफ के रूप में बनाए हैं, उसे आप रैकिन चक्र को ऐसे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दक्षता बढ़िया हो तो इस ठंडे जल को जो है आप जो है सीधे बॉयलर में न भेजकर पहले भेजेंगे इकोनोमाइजर में, तो यहाँ आप इकोनोमाइजर भी लगा सकते हैं भैया। हाँ, तो यही रैकिन चक्र है। और वही चीज़ यहाँ पर भी आपको लिखाई गई है कि बॉयलर से स्टीम गई सुपर हीटर में, वहाँ से सुपर हीटेड स्टीम गई टरबाइन में और इसको यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करवाया। फिर उसके बाद उसका फैलाव होगा तो उसे लाएंगे कंडेंसर में, कंडेंस उसे ठंडा करके जल में बदल देगा। पुनः जल को जो है हम लोग पंप द्वारा, ये पंप लगा हुआ लिखा हुआ, ये पंप भेज देगा इकोनोमाइजर में। फिर इकोनोमाइजर उसे गर्म करके वाटर को दे दे, ये इसको बॉयलर को दे देगा। पुनः बॉयलर क्या करेगा, फिर स्टीम उसको बना देगा और फिर टरबाइन में जाएगा। यही चक्र बराबर चलता रहेगा। ठीक भैया, वही चक्र यहाँ दिखाया गया है, उसी पर वो आपका रैकिन चक्र आधारित है। चलिए और भी बातें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।